दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए हिंदी के अध्यायवार व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। इसमें हम उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु के किस रचना का पात्र है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित मैला आंचल आंचलिक उपन्यास का पात्र है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु के आंचलिक उपन्यास मैला आंचल का पात्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जानते भी होंगे। गोबर जो है प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का महत्वपूर्ण पात्र है, जो कि होरी का पुत्र है। अगला प्रश्न है, वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है। तो उत्तर है प्रेमाश्रम। दोस्तों प्रेमाश्रम उपन्यास में प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन द्वारा समाज की आर्थिक विषमताओं को हटाकर राम राज्य स्थापित करना जो है प्रेमचंद ने चाहा है, और ये उपन्यास वर्ग विषमता और वर्ग चेतना पर आधारित है। प्रेमाश्रम के किसान जमींदारों की बेगारी, धौंस और अत्याचार के विरुद्ध तन कर खड़े हैं। प्रेमचंद के प्रेमाश्रम उपन्यास पर गांधीवाद का प्रभाव है। वस्तुतः यह हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है और प्रेमाश्रम प्रेमचंद के गोशे आफियत का हिंदी अनुवाद है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है गोदान। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, हीरा, शोभा और रूपा आदि पात्र एक ही परिवार के हैं। भोला, दुलारी, झिंगुरी साहू, दाता दीन मंगरू साहू, पटेश्वरी, माता दीन वगैरह भी आपस में आसपास के लोग हैं, और शहर में राय साहब, मेहता, खन्ना, तनखा और मिर्जा, मालती आदि पात्र ये शहर के हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि या सेवा सदन। तो सही उत्तर है रंगभूमि। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि के गांधीवादी नायक सूरजदास का व्यक्तित्व अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरजदास का साधन शुद्धि का आग्रह, मशीनीकरण का विरोध, पूंजीवाद संस्कृति की उपेक्षा, प्राचीन काल से चली आ रही सामंतवादी संस्कृति के प्रति आकर्षण आदि विचार गांधीवाद का प्रभाव सूचित करते हैं। कर्मभूमि में गांधी के व्यवहारिक कार्यक्रमों का गांवों में प्रचार दिखाया गया है। सूत कताई, बुनाई, हरिजन उद्धार, शराबबंदी, मुर्दा जानवरों का मांस भक्षण न करना और विभिन्न जातियों में रोटी व्यवहार, मंदिर प्रवेश का आंदोलन, इसको पढ़ते समय गांधी युग का वातावरण साकार होता जान पड़ता है। गोदान में आकर प्रेमचंद समाजवाद की ओर कदम बढ़ाते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन गांधीवाद तत्व प्रेमचंद के व्यक्तित्व से विलुप्त नहीं हुआ है। तो स्पष्ट है कि प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि गांधीवाद से प्रभावित है। देखिए बाद में देखिए दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पहले इसको रंगभूमि माना था, बाद में इसको कर्मभूमि मान लिया गया, जबकि मुरली मोहन प्रसाद और रेखा अवस्थी द्वारा संपादित पुस्तक प्रेमचंद विगत महत्ता और वर्तमान अर्थवत्ता में हिंदी उपन्यास परंपरा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा संपादित अध्याय के अंतर्गत ये वर्णन है कि प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, नागरिक, ग्रामीण के साथ विभिन्न वर्गों और स्थितियों की योजना और गांव तथा नगरों के परिवारों का वर्णन किया गया है। इसके लिखे जाने के समय गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन पराकाष्ठा पर था। गांधी जी के सामाजिक, राजनीतिक तथा आदर्शमूलक विचारों से ये उपन्यास प्रभावित है। सूरदास नामक अंधा पात्र भारतीय ग्रामीण जीवन का प्रतीक है और गांधीवादिता में पगा हुआ है। वह अंधा निर्बल होने पर भी निष्ठावान है। विनय, सोफिया और प्रभु सेवक आदि के चित्रण में गांधीवादी जीवन दृष्टि का प्रभाव है। रंगभूमि गांधीवादी उपन्यास इसलिए कहा जाता है कि यह गांधी जी की राजनीतिक चेतना से अनुप्राणित है और रंगभूमि प्रेमचंद की उपन्यास कला का एक विकसित सोपान है।
गांधीवाद का प्रभाव साहित्य या जीवन पर जैसा भी कुछ पड़ा हो रंगभूमि में दिखाई पड़ता है। चरित्रों की विविधता, बहुलता और जो है तत्कालीन जीवन की व्यापकता का चित्रण रंगभूमि की अपनी विशेषता है। कर्मभूमि में न तो रंगभूमि जैसी आदर्शवादिता है, न गबन जैसी विषय की एकाग्रता और समाहार। कर्मभूमि में सामान्य जीवन की धारा और वास्तविकता अधिक है, गांधीवादी प्रभाव कम है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रंगभूमि जो है ये गांधीवाद के उपन्यास से प्रभावित है। रंगभूमि में सर्वहारा और पूंजीपति के बीच सीधा सीधा संघर्ष चित्रित किया गया है। सूरदास बनारस के पांडेपुर गांव का एक किसान है। प्रेमचंद ने रंगभूमि में पहली बार प्रतीकों का प्रयोग किया है। और प्रेमचंद के उपन्यासों के अगर हम पात्रों की बात करें तो सेवा सदन उपन्यास में सुमन, गजाधर, कृष्णचंद और शांता हैं। कर्मभूमि में अमरकांत, समरकांत, मैना, सुसदा और सकीना है। गबन में जालपा, रमानाथ, रतन, जोहरा है। और रंगभूमि में सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र कुमार, मिठुआ, विनय और सुभागी, ये सभी रंगभूमि के महत्वपूर्ण पात्र हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो आप जानते हैं रंगभूमि का महत्वपूर्ण पात्र है सूरदास। अगला प्रश्न है, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो उत्तर है रंगभूमि, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखित है। यही प्रश्न बार बार पूछा गया है कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो आप जानते हैं कि ये रंगभूमि का पात्र है। और सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो सही उत्तर है रंगभूमि। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो अभी अभी आपने पढ़ा है अमरकांत जो है कर्मभूमि उपन्यास का प्रमुख पात्र है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? तो सही उत्तर है जालपा हिंदी के उपन्यास गबन की नायिका है। और जालपा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन की नायिका है। इस उपन्यास में रमानाथ, देवीदीन, रतन, जोहरा, दयानाथ, रमेश बाबू आदि पात्रों की कथाएं हैं। पारिवारिक संदर्भ में जालपा का यह उदाहरण देखने को मिलता है कि कैसे आभूषणों के मोह में बंधी अपने घर की वास्तविक स्थिति खुलने पर अपने आभूषण को, प्रेम को आभूषण त्याग में रूपांतरित कर देती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा था? तो सही उत्तर है रंगभूमि। दोस्तों, प्रारंभ में प्रेमचंद ने अपने उपन्यास पहले उर्दू में लिखा और फिर बाद में स्वयं उसका हिंदी रूपांतरण किया। रंगभूमि, सेवा सदन और प्रेमाश्रम क्रमशः चौगाने हस्ती, सेवा सदन बाजारे हुस्न और प्रेमाश्रय गोयशे आफियत नाम से उर्दू में लिखे गए थे। लेकिन प्रकाशित पहले ये हिंदी में हुए। जलवए इसार का रूपांतर बरदान 1921 में प्रकाशित हुआ। और हम खुरमा और हम सबाब के पूर्व प्रकाशित हिंदी रूपांतर प्रेमा यानी दो सखियों के विवाह को परिष्कृत कर उन्होंने प्रतिज्ञा, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ, प्रतिज्ञा से उन्होंने सर्वथा नए रूप में प्रकाशित करवाया। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण है कौन सा? तो चौगाने हस्ती रंगभूमि उपन्यास है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के उपन्यासों का सही कालक्रम क्या है? तो आप जानते हैं सबसे पहले सेवा सदन, फिर प्रेमाश्रम, निर्मला और उसके बाद गोदान आता है। तो सही क्रम जो है प्रेमचंद के उपन्यासों का सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला और गोदान है। अगला प्रश्न है, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो उत्तर है रंगभूमि के। दोस्तों, विनय और सोफिया प्रेमचंद द्वारा रचित रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। और इस उपन्यास का नायक सूरदास नामक एक अंधा भिखारी है, जिसमें पूंजीपतियों, कारखाना मिल मालिकों के विरुद्ध नायक सूरदास की संघर्ष गाथा का वर्णन है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है किस तरह का उपन्यास है? तो गोदान दोस्तों सामाजिक उपन्यास की श्रेणी में आएगा। और गोदान की विशेषता ये है कि ये प्रेमचंद का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ सामाजिक उपन्यास है। ये उनकी प्रौढ़तम कृति है। और गोदान में प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन अनुभव सिमट कर केंद्रीभूत हो गया है। होरी उपन्यास का नायक है वो किसानों का प्रतिनिधि है। धर्म के ठेकेदार, छोटे बड़े महाजन और जमींदारों के जाल में उलझा हुआ
मर्यादावादी किसान घिसते घिसते मजदूर हो जाता है और पिसते पिसते शव। दूसरी ओर सभ्य नागरिक समाज की स्थिति भी सामाजिक उत्थान के लिए आशाप्रद नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो आप जानते हैं प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास दोस्तों गोदान है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण क्या है? तो ये है सेवा सदन। देखिए, सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ ये पहला हिंदी उपन्यास है जिसे स्वयं प्रेमचंद ने हिंदी का बेहतरीन नावल कहा है। यह उनके उर्दू उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है और ये भारतेंदु युग से चली आ रही वैवाहिक समस्याओं, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वेश्यावृत्ति आदि का प्रथम रचनात्मक रूपायन है। वस्तुतः यह आर्य समाज की सुधारवादी संरचना के समानांतर साहित्यिक रचना थी। चूँकि यह उपन्यास बाजारे हुस्न उर्दू का हिंदी रूपांतरण है, इसलिए स्पष्ट है कि इसकी समस्या भी वेश्या जीवन है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था? तो ये है दोस्तों सेवा सदन। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। गोदान उपन्यास है, देखिए, यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, आदर्शवादी या यथार्थोन्मुख आदर्शवादी? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए, गोदान उपन्यास यथार्थोन्मुख आदर्शवादी है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। जीवन के अंतिम दिनों में प्रेमचंद की आदर्शवादी आस्था हिल चुकी थी। सेवा सदन से लेकर गोदान तक आते आते भीतर ही भीतर उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन हो चुके थे। गोदान उनकी परिपक्व जीवन दृष्टि का परिणाम है। यहाँ तक आते आते प्रेमचंद का आदर्शोन्मुख यथार्थवाद यथार्थोन्मुख आदर्शवाद बन गया था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। गबन, गोदान और सेवा सदन। तो आप एक सूची देख लीजिए दोस्तों। प्रेमचंद के कुल जो 11 उपन्यास इस तरह से लिखे गए हैं। सबसे पहला सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932 और गोदान 1936। मंगलसूत्र अपूर्ण उपन्यास रहा। तो सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले सेवा सदन, उसके बाद गबन, फिर गोदान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? निर्मला, गबन, सुनीता और प्रतिज्ञा। तो सुनीता दोस्तों प्रेमचंद लिखित उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न है, वरदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं वरदान मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित उपन्यासों का कालक्रम के अनुसार सही विकल्प जो है चिन्हित कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि और गोदान। और आप जानते हैं कि सबसे पहला उपन्यास प्रेमचंद का सेवा सदन और सबसे अंतिम गोदान है। अगला प्रश्न है, सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो याद रखिएगा, सेवा सदन 1918 में प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो ये प्रेमचंद हैं और ये कृति पूर्ण नहीं कर पाए थे प्रेमचंद और उसके पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है मंगलसूत्र। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? देखिए, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि और शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास ये अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। शेष उपन्यास प्रेमचंद के उपन्यास हैं। हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा में शेखर एक जीवनी एक नए मोड़ का प्रतीक है। इसमें एक नवीन मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग विविध शिल्प तकनीकों के साथ किया गया है और ये खास ढंग का रोमांटिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? तो जान लीजिए, प्रेमचंद प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं। और प्रतिज्ञा उपन्यास दोस्तों सामाजिक उपन्यास है। इसमें विधवाओं और अछूतों का प्रश्न उठाया गया है। इसी उपन्यास के साथ प्रेमचंद ने एक और उपन्यास निर्मला भी लिखा था और निर्मला में दहेज की कुप्रथा और अनमेल विवाह यानी बेमेल विवाह का भीषण परिणाम दिखाया गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपन्यास और उनमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है, वो कौन सा है? कर्मभूमि में अछूतोद्धार की समस्या, सही है। कायाकल्प में पारलौकिक की समस्या, सही है। सेवा सदन वेश्याओं की समस्या, सही है। गबन दहेज और अनमेल विवाह की समस्या, तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों गबन जो है, गबन में क्या है, गबन में मध्य वर्ग की हिपोक्रेसी, स्त्री के आभूषण प्रेम को उभारा गया है। अन्य विकल्प आपके सही हैं। देखिए प्रेमचंद के उपन्यास और उनमें वर्णित विषयों की बात करें तो प्रतिज्ञा उपन्यास में विधवा जीवन की कथा और नारी की पराधीनता, निर्मला में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह, रंगभूमि में पूंजीपतियों से प्रतिरोधात्मक संघर्ष, प्रेमाश्रम में जागीर जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण और वरदान में अनमेल विवाह का दुष्परिणाम दिखाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है, आपको बताना है। तो सही उत्तर राम नरेश त्रिपाठी। वीरांगना नामक उपन्यास के लेखक राम नरेश त्रिपाठी हैं। त्रिपाठी जी सिद्ध हस्त साहित्यकार थे। इनको प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता के रूप में पर्याप्त सफलता मिली थी। त्रिपाठी जी की अन्य प्रमुख कृतियों में मुक्तक, मारवाड़ी मनोरंजन, आर्य संगीत शतक, कविता विनोद, क्या होम रूल लोगे, मानसी, काव्य में मिलन, पथिक, स्वप्न, कहानी में तर्कस, आंखों देखी कहानियाँ, इसके अलावा उपन्यासों में बीरबाला, मारवाड़ी और पिशाचिनी, सुभद्रा और लक्ष्मी हैं। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित जो नाटक हैं उसमें जयंत, प्रेमलोक, वफाती चाचा, अजनबी, पैसा परमेश्वर, बा और बापू, और देखिए कन्या का तपोवन, और व्यंग में दिमागी अय्याशी और स्वप्नों के चित्र प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन हैं? तो ये हैं सुदर्शन। दोस्तों भागवंती उपन्यास के रचयिता सुदर्शन हैं। इनका पूरा नाम बद्रीनाथ भट्ट था और उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? देखिए काशी का 80, गली आगे मुड़ती है, छीनी छीनी बीनी चदरिया और अलग अलग बैताड़ी। तो सही उत्तर है अलग अलग बैताड़ी का संबंध काशी से नहीं है। शिव प्रसाद सिंह की अलग अलग बैताड़ी एक आंचलिक उपन्यास है। इसका संबंध करैता गांव से है। काशी का 80 उपन्यास काशीनाथ सिंह द्वारा रचित है। इस उपन्यास का संबंध काशी से है। गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह की कृति है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के घर का पता बताया गया है। और छीनी छीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्ला का उपन्यास है। ये उपन्यास बनारस के बुनकरों को लेकर लिखा गया है। दोस्तों शिव प्रसाद सिंह की अन्य प्रमुख रचनाओं में वैश्वानर काशी भाग 1, नीलाचंद काशी 2, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, शैलूस, मंजूषिमा, औरत, अंधकूप, एक यात्रा सतह के नीचे, अमृता, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं और उत्तर योगी आदि हैं। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? तो सही उत्तर है दोस्तों हिंदी उपन्यास अनाम दास का पोथा जो है इसमें आप देख सकते हैं कि छांदोग्य उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है। अनाम दास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। इसे रैक्व आख्यान भी कहा गया है। इस उपन्यास में उपनिषदों की पृष्ठभूमि में चलती हुई एक बहुत ही मासूम सी प्रेम कथा का वर्णन है। साथ ही साथ उपनिषदों की व्याख्या समझने का प्रयास, मानव जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में परिवारों के मानसिक द्वंद्व और उनके उत्तर ढूंढने का प्रयास इस उपन्यास की महत्वपूर्ण विशेषताएं और उपलब्धियां हैं। इस उपन्यास में परिलक्षित लेखक का उपनिषद ज्ञान और मानवीय मनोभावों को समझने की क्षमता और उनको अपनी कलम से सजीव कर देने की क्षमता निश्चित ही प्रशंसनीय है। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि छांदोग्य उपनिषद में वर्णित कथा है और इनके अन्य उपन्यासों में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा ये सभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की।
बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? तो दोस्तों नाम पर मत जाइएगा, ये बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा उपन्यास है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा क्या है? तो ये एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? तो दोस्तों ये एक कहानी नहीं है, आत्मकथा नहीं है, उपन्यास है। अगला प्रश्न है चारुचंद्रलेख के उपन्यासकार कौन है? तो सही उत्तर है चारुचंद्रलेख के उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा गया है? तो ये है अनाम दास का पोथा। देखिए अनाम दास के पोथा उपन्यास जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, इसको रैक्व आख्यान भी कहा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। ये कथन किस उपन्यास का है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन बाणभट्ट की आत्मकथा का है। और आप जान लीजिए कि इस कथा में वर्धन वंश और मौखरी वंश से संबद्ध जो है वर्णन किया गया है। इसमें पुरुष पात्रों में बाणभट्ट, अघोर भैरव, वीरिति वज्र हैं, जबकि स्त्री पात्रों में महामाया, सुचरिता, निपुणिका और भट्टिनी हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? तो सही उत्तर है सांस्कृतिक मिथकीय। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सांस्कृतिक मिथकीय विचारधारा के उपन्यासकार थे, जिसकी झलक बाणभट्ट की आत्मकथा और महावाराह में बेहद सशक्त मिथकीय प्रस्तुति मिलती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि मिथक तत्व वस्तुतः भाषा का पूरक है, सारी भाषा ही इसके बल पर खड़ी है। साहित्य में मिथक अनंत अनुभवों का विश्लेषण है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? तो सही उत्तर है दोस्तों भट्टिनी जो है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की नायिका और प्रधान पात्र इसके बाण हैं। इस उपन्यास में भट्टिनी और निपुणिका प्रमुख स्त्री पात्र हैं, जबकि बाणभट्ट की आत्मकथा के मुख्य पात्र बाणभट्ट हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? तो याद रखिएगा सबसे पहले बाणभट्ट की आत्मकथा, फिर चारुचंद्रलेख, फिर पुनर्नवा और लास्ट में अनाम दास का पोथा, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकार, उपन्यासकार और आलोचक थे। उन्होंने सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और अपभ्रंश साहित्य को प्रकाश में लाकर हिंदी साहित्य पर उच्च स्तरीय समीक्षात्मक ग्रंथों की रचना की। ये विशेष रूप से वैयक्तिक और भावनात्मक निबंधों की रचना करने में अद्वितीय रहे। इनके उपन्यासों का सही कालक्रम बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारुचंद्रलेख 1963, पुनर्नवा 1973 और अनाम दास का पोथा 1976 है। अगला प्रश्न है पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल, राजकुमारी, भोजपुर का ठग। देखिए भोजपुर का ठग पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं बल्कि गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। दोस्तों पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों पर लगभग 65 उपन्यास लिखे हैं। उनमें कुछ उपन्यास जैसे त्रिवेणी, स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी, प्रणयिनी प्रणय, लवंग लता या आदर्श बाला, सुख सरवरी, लीलावती, प्रेममयी, राजकुमारी, तारा, चपला या नव्य समाज चित्र, कनक कुसुम या मस्तानी, तरुण तपस्विनी या कुटीरवासिनी, लखनऊ की कब्र या शाही महलसरा, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल, इंदुमती या वन विहंगिनी, मालती माधव या मदन मोहिनी आदि हैं। लवंग लता किस विधा की रचना है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों लवंग लता उपन्यास है। अगला प्रश्न है रजिया बेगम किसकी रचना है? तो सही उत्तर है रजिया बेगम किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, आप जानते भी हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो सही उत्तर है ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रसाद के दो सामाजिक उपन्यास कंकाल और तितली पर्याप्त चर्चित रहे हैं
उन्होंने एक ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा है जिसका नाम है इरावती, किंतु ये उपन्यास उनके असामयिक निधन के कारण अधूरा रह गया। इरावती में शुंगकालीन ऐतिहासिक कथा वस्तु को बड़ी सहजता से चित्रित किया जा रहा था और बौद्धकालीन रूढ़ियों और विकृतियों के प्रति विद्रोह की सृष्टि की पंडित से भी निश्चय है कि ये उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास बन जाता है, लेकिन प्रसाद जी इसे पूरा नहीं कर सके। कंकाल में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। कंकाल की कथा का केंद्र प्रयाग, काशी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन आदि है। तितली के द्वारा उन्होंने प्रेम आदर्श स्वरूप की व्याख्या की और साथ ही इसमें ग्रामीण समस्याओं का भी चित्रण किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो आप जानते हैं, इरावती। अगला प्रश्न है, कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? तो सही उत्तर है चित्रलेखा। आप देख लीजिए दोस्तों, चित्रलेखा जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसके केंद्र में पाप और पुण्य का विषय है, जिसमें एक सन्यासी सांसारिकता की ओर अग्रसर होना चाहता है, लेकिन नायिका चित्रलेखा उसे फटकारती है और उसकी खुद की रुचि सन्यास में हो जाती है। चित्रलेखा में महान योगी कुमारगिरी और भोग विलास तथा वासना में लिप्त शासक बीजगुप्त के चरित्र की पारस्परिक तुलना में वर्मा जी अप्रत्याशित रूप से पाप और पुण्य की नई परिभाषा गढ़ते हैं और अपने शिक्षक से अंतिम पाठ इस प्रकार सुनाते हैं, संसार में पाप और पुण्य कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, कर्ता नहीं है, वह केवल साधन मात्र है, फिर पाप और पुण्य कैसा? अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा जा सकता है? इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र अज्ञे और मनोहर श्याम जोशी। तो दोस्तों, इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञे अगर जो कहा जाए कि इसमें कौन नहीं है, तो देखिए इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञे ये तीनों ही मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। तो मनोहर श्याम जोशी इस श्रेणी में शामिल नहीं हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे। हिंदी में मनोविश्लेषणवादी लेखकों में जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञे सबसे प्रमुख हैं। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है, आपको बताना है। देखिए, आंचलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक? तो सही उत्तर है मनोवैज्ञानिक। जहाज का पंछी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसके लेखक इलाचंद जोशी हैं और इस उपन्यास में एक ऐसे मध्यम वर्गीय नवयुवक की परिस्थिति पर आधारित जीवन की कहानी है जो कलकत्ते के विषम जनित घेरे में फंसकर इधर उधर भटकने को विवश हो जाता है, लेकिन उसकी बौद्धिक चेतना उसे रह रहकर नित्य नूतन पथ को अपनाने को प्रेरित करती है। पर्दे की रानी, प्रेत की और छाया, सन्यासी, निर्वासित आदि जो हैं इलाचंद्र जोशी के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने हिंदी उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। उपन्यास से संबंधित एक भाग और है, इसको हम कल के वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। ये जो है श्रृंखला आपको कितना लाभदायक हो रही है, हिंदी के जो छात्र हमारे हिंदी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण और रिवीजन करने में सहायक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।